तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का नया चैप्टर एंड दैट इज योर साझेदारी फर्म का लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे अंदर में एक सवाल उठता है कि साझेदारी सर होती क्या है। तो पहले अपन जानेंगे क्या साझेदारी होती क्या है। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कि एक व्यापार होता है, ठीक है, और एक व्यापार का क्या होता है, मालिक। अब सपोज मान लो इस व्यक्ति ने इस व्यापार को शुरुआत किया, तो सपोज उसने व्यापार शुरुआत किया, तो जब व्यापार को शुरुआत किया होगा तो उसको कुछ पूंजी लगी होगी। तो मान लीजिए इस व्यापार को शुरुआत करने के लिए उसको 100 रुपये की पूंजी लगी, ठीक। अब इसने व्यापार को शुरुआत किया, 100 रुपये की पूंजी लगाया, 100 रुपये की पूंजी लगाता था, और अपने जो उसके क्षेत्र है, उसके जो अपने एरिया है, जो उसके क्षेत्र है, जो लोकल एरिया था ना, गली मोहल्ला, उन लोगों के जो भी मांग होता था उसको क्या करता था, पूरा करता था। तो यानी 100 रुपये का पूंजी लगाया, वहाँ के लोगों का मांग क्या किया, पूरा करने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को पता चलने लगा कि अरे भाई एक व्यापारी है जो व्यापार करता, जो भी चीज़ से मांगो, आटा दाल चावल गेहूँ, वो क्या करता, हम लोगों को दे देता है। तो ऐसे ये हुआ कि उसके साथ पहले तो अपने एरिया के लोगों का मांग पूरा करता था, अब उसके पास और दूसरा एरिया भी आ गया, दूसरा एरिया आ गया। अब दूसरे एरिया के लोग भी क्या करने लगे, मांग करने लगे। अब कॉमन सी बात है कि अगर एरिया बढ़ेगा मतलब ग्राहक बढ़ेंगे, ग्राहक बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा माल खरीद के लाना पड़ेगा, ज़्यादा माल खरीद के लाना पड़ेगा मतलब ज़्यादा पूंजी की क्या है, आवश्यकता है। अब पता चला कि उसको 100 रुपये से बात नहीं बनेगी भैया पूंजी, अब व्यापार को अगर आगे चलाना तो उसको 200 रुपये पूंजी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, केपेबल था, इतना मेहनत किया, कर सकता था, तो उसने क्या किया, 200 रुपये पूंजी लगा के व्यापार चालू कर दिया। इसके व्यापार का स्कोप और बढ़ा, और 2-3 क्षेत्र के लोग क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए, और लोग आने लगे, और लोग मांग करने लगे, तो यानी कि उसके ग्राहक और बढ़ने लगे, तो व्यापार का दायरा और क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अब व्यापार करना है, अब उसके साथ क्या सिचुएशन आ गया कि अब अगर उसे व्यापार करना है तो उस व्यापार के लिए उसको पूंजी लगानी पड़ेगी, कितनी पता है, 500 रुपये पूंजी लगानी पड़ेगी। कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी, 500 रुपया, ठीक है। चलो यहाँ सफाई से लिखते हैं। अब उसको अगर व्यापार करना है तो उसको कितना रुपये पूंजी लगाना पड़ेगा, 500 रुपये पूंजी लगाएगा तो बात बनेगी। अब बेचारा 500 रुपये की जुगाड़ नहीं कर पाया, वो 100 लगा सकता है, 200 लगा सकता है, 300 लगा सकता है, लेकिन 500 नहीं लगा सकता। भाई हर एक का कैपेसिटी होता है ना। मैं बोलूँगा चलो व्यापार करो, तो मैं बोलूँगा चलो 10,000 लगाओ, आप लगा सकते हो। मैं बोलूँगा चलो 10 लाख लगाओ, देखो मुस्कुरा दिए ना आप, है ना। तो ऐसी क्या हो जाएगा, आप मुस्कुरा दोगे, है बस समझ में। तो आप एक हर इंसान का कैपेसिटी होता है, तो इस बेचारे का कैपेसिटी 500 लगाना था। मान लो 500 इतनी बड़ी रकम है कि बेचारा नहीं जुटा पा रहा है, तो क्या करे, अब जैसे चल रहा था पहले वैसे ही चलने दे, बाकी ग्राहकों को भगा दें, या कुछ करें। सर कुछ करते हैं। तो क्या हुआ, अब उसने सोचा कैसे करूँ, तो अपनी व्यथा जो है अपने दोस्त को बताया, अपने दोस्त को अपनी व्यथा बताया, सर बहुत परेशान हूँ भाई, मैं 500 रुपये व्यापार में लगाना, बट मेरे पास तो 500 रुपये है नहीं। तो उसका दोस्त बोला कितना है, तो बोला भाई मेरे पास तो सिर्फ 250 रुपया है। तो उसका दोस्त का नाम था बी, वो बोला ठीक है ना, तू लगा ले 250 रुपया, मैं भी लगा देता हूँ 250 रुपये, दोनों मिलाकर कितना लगा देते हैं, 500 रुपये लगाते हैं, इससे तो बात बन जाएगी। तो बोले हाँ यार, इससे बात तो बन जाएगी। तो यानी कि देखो यहाँ पर ए 250 लगाया, बी भी कितना लगाया, 250, दोनों ने मिलकर व्यापार में क्या लगाया, पैसा लगाया, दोनों ने मिलकर व्यापार में पैसा लगाया। आया बात समझ में। तो इससे मतलब क्या हुआ कि व्यापार एक है और मालिक कौन है, 2 है ना, मालिक 2 है। देखो यहाँ पे मालिक कौन है, 2 है। 2 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, व्यापार में पूंजी लगा रहे हैं, और जो भी उसमें लाभ होगा फिर क्या करेंगे, लोग आपस में उस लाभ को बांट लेंगे। इसी को बोलते हैं साझेदारी। इसी को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से व्यापार में साझेदारी पनपा। आप लोग 11वीं पढ़ते तो सिर्फ व्यापार पढ़ते थे, तो व्यापार में आप लोग क्या पढ़ते थे, एक व्यक्ति व्यापार का मालिक होता था। लेकिन यहाँ पे कितने मालिक हैं, व्यापार एक है लेकिन मालिक क्या है, 2 लोग मिलकर क्या लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं। इसी को बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं, साझेदारी। तो ये जो व्यापार है ना, इसको बोलते हैं साझेदारी फर्म। क्या बोलेंगे, साझेदारी फर्म कहलाएगा, ये साझेदारी फर्म कहलाएगा। और ये 2 लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं साझेदार, ठीक। क्या बोलेंगे, साझेदार। अब यहाँ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो साझेदारी के लिए जरूरी है कि कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2। अकेला व्यक्ति व्यापार कर रहा है उसको अपन बोलते हैं एकाकी व्यापार। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं तो फिर उसको क्या बोलेंगे, साझेदारी। तो साझेदारी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, क्या सीखे कि जब 2 व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं, पूंजी लगाते हैं, और जो भी उसमें से लाभ होता है उस लाभ को आपस में बांट लेते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेम वही व्यापार होता है जैसे होता है, सब लेखा वेखा सब वैसे ही होता है, बट फर्क सिर्फ क्या है, मालिक 2 है और बात खत्म, व्यापार एक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कॉन्सेप्ट, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आपको पूरा थ्योरी बताएंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके थ्योरिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जान गए, क्या जान गए तुम लोग, कि एक व्यापार होता है और उस व्यापार में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब पूंजी लगाते हैं
और उससे व्यापार करते, व्यापार का संचालन करते हैं और उससे होने वाले लाभ को आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। ठीक है, अब पूरा आपके बुक में जो लैंग्वेज लिखा उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। देखो बुक में क्या लिखा है, साझेदारी का आशय क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, देखो पूरा भाई वो नियम तो पूरा अच्छे से लिखेगा ना, कुछ भी थोड़ी लिख देगा। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार, मतलब बाकायदा उनके बीच में समझौता होना चाहिए। ऐसा नहीं चलो व्यापार करते, समझौता, क्योंकि समझौता होना बहुत जरूरी, नहीं तो बाद में कल को वही लड़ाई का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। समझौते के अनुसार, अब वो समझौता लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए, देखो बाकायदा वर्ड लिखा है क्या, वैधानिक व्यापार। ऐसा थोड़ी है चलो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, वो भी तो एक साझेदारी में, नहीं तो बोलेगा वो भी तो साझेदारी में आता है भैया। नहीं, वैधानिक व्यापार जिसको सरकार ने, ऐसा व्यापार जिसको सरकार ने वैध करार दिया, वैधानिक है, कानूनी है, कानूनन जो बिल्कुल फेयर है, वैसे व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी, अनुभव तथा श्रम लगाते हैं। मतलब व्यापार के साझेदार क्या करते हैं, अपना पूंजी भी लगाते हैं, श्रम मेहनत भी करते हैं और अपना अनुभव भी लगाते हैं। ठीक है, और ओके, और उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या अथवा हानि को, यानी लाभ होगा या फिर उसमें से क्या होगा, हानि होगा, उस हानि के विभाजन को आपस में करते हैं, आपस में अपने विभाजन कर लेते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर साझेदारी का अर्थ पूछेगा तो आप इसी अर्थ को क्या करके आएंगे, लिख के आएंगे। समझ में आ गया? ठीक, तो चलिए देखिए अब साझेदारी की परिभाषा की बात करते हैं। किसकी बात? परिभाषा की बात। तो परिभाषा क्या है, तो देखो क्या लिखा है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। तो बोलोगे सर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या है? देखो क्या है, अधिनियम का मतलब क्या होता है जानो। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई, हम लोग जैसे अगर कोई अकेले व्यक्ति काम करते हैं, हमको नियम कायदे की जरूरत है? नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करेंगे तो वहाँ नियम की जरूरत पड़ेगी, और पूरा देश मिलकर काम करेगा वहाँ पे अधिनियम की जरूरत पड़ती है, कानून की जरूरत पड़ती है। पूरा देश हम लोग मिल के काम कर रहे हैं ना। अब देश में तरह तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जैसे हम लोग साझेदारी चालू किए, जैसे बोले ना व्यापार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे। चलो ईमानदार व्यक्ति है उसको तो ईमानदार वे पे लिखेगा, लेकिन जो बेईमान व्यक्ति है हो सकता है इससे कुछ गलत काम करे, कोई क्राइम करे, किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो हमारे देश में किसी प्रकार का लाखों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो लाखों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोग में कोई अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ऐसे बुरे लोग को कंट्रोल कैसे किया जाए? बुरे लोग, अब होते ना, चोरी करोगे भैया तो ये सजा मिलेगा, मर्डर करोगे तो भैया क्या मिलेगा, ये सजा मिलेगा। कानून बना हुआ ना, लॉ, कानून। वैसी व्यापार के अंतर्गत किसी प्रकार का क्राइम करोगे, अगर आप साझेदारी का व्यापार कर रहे हो, तो साझेदारी का व्यापार कर रहे हो तो साझेदारी आप भारतवर्ष के अंदर में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो कल को हो सकता है कि साझेदारी करते समय आप किसी प्रकार का क्राइम कर दो, या क्राइम हो जाए, या कोई आपके ऊपर केस करे, कुछ पैसे का लेन देन हो रहा तो पक्का कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए सरकार ने क्या बना के रखा है, अधिनियम बना के रखा है। तो कल को अगर केस जज के सामने जाएगा ना, तो जज कैसे फैसला सुनाएगा? इसी अधिनियम में जो नियम वगैरह नहीं है उसी को देख के वो अपना फैसला क्या करेगा, सुनाएगा जज। समझ में आ गया? तो इसी के लिए बोलते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम। सबका अधिनियम बना हुआ है, साझेदारी का भी अलग अधिनियम बना है, कंपनी का अलग अधिनियम बना हुआ है ना, और हिंदू और कोई हिंदू कोड भी अलग बना हुआ है। सबका अपना अपना नियम क्या हुआ है, सबका अलग अलग कैटेगरी का नियम बना हुआ है, ये मुकदमे वगैरह का। ठीक है, तो वही कह रहा है कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा, 1932 क्यों? क्योंकि 1932 से बना था, अंग्रेज के ज़माने में बना था। ठीक है, 32 की धारा 4 के अनुसार क्या कहता है साझेदारी? साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है। साझेदारी एक व्यक्तियों के बीच का क्या है, संबंध है। देखो ये दोनों मिलकर व्यापार कर रहे हैं, उनके बीच का संबंध है। जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है, जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का समझौता किया है, जो कि ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सबके द्वारा, यानी कि ऐसा व्यापार जो सब मिलकर चला रहे होंगे या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाना हो चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मस्ट है बॉस। क्या मस्ट है? कि जो व्यापार चलाएंगे ना, तो ये जो व्यापार साझेदार लोग चला रहे हैं ना, तो रूल है कि इन दोनों को मिलकर चलाना है या कम से कम किसी एक को चलाना है। मतलब बाकायदा मालिक को चलाना, वहाँ बैठना जाके, ऐसा नहीं करना है कि दोनों व्यापार चालू कर लिए, पूंजी भी लगा दिए और एक मैनेजर रख दिए वहाँ पे, किसी अदर व्यक्ति को क्या कर दिए, मैनेजर रख दिए, बोले व्यापार को संभाल। ये साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारी का रूल है कि आपको बाकायदा मालिक के तौर पर वहाँ क्या करना है, काम करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहता है इसमें। ठीक है, तो यही साझेदारी कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी? साझेदारी। तो ये परिभाषा पूछेगा तो यही परिभाषा आप एग्जाम में क्या करके आएंगे, लिख कर आएंगे। क्लियर है आप सभी को? ठीक, तो चलिए देखिए, ये तो हो गई साझेदारी की। अब साझेदारी की विशेषताएं, अब थोड़ा थोड़ा अंदर घुसते जाएंगे अपन साझेदारी में। ऊपरी ऊपर तो जान ली साझेदारी क्या होती है, अब थोड़ा अंदर जाएंगे। देखो सबसे पहला साझेदारों की संख्या। जब हमने बोला कि साझेदारों की संख्या, तुरंत दिमाग में आया होगा सर साझेदारों की संख्या ठीक है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
सर ज़्यादा से ज़्यादा कितने, तो कम से कम साझेदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति सदस्य होने चाहिए उसमें, 2। अब सवाल उठता है सर अधिक से अधिक, तो देखिए साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कम से कम सदस्य संख्या कितना बोला है, वो 2, लेकिन अधिक कितने होंगे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोला है 1932 के अधिनियम के अनुसार। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, ये तो साझेदारी, सर हम तो साझेदारी फर्म अधिनियम पढ़ रहे हैं ना, कंपनी कहाँ बीच में घुस गया, होता है ना कई बार, अब दूसरे लोग के मैटर में कोई दूसरा घुस जाता है ना जबरदस्ती का, कुछ लोग का आदत होता है घुस जाने का, वैसे भाई साझेदारी का बात चल रहा था, कंपनी जबरदस्ती अपना टांग अड़ा रहा है, ठीक है। तो साझेदारी अधिनियम नहीं बोला इसके बारे में, लेकिन कंपनी अधिनियम जो है, कंपनी अलग अलग, वो भी एक व्यापार का स्वरूप है कंपनी। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार अधिकतम सदस्य कितना बोला उसने, 100 बोला है। 100 के बाद अगर है तो फिर इलीगल कहलाएगा, ये साझेदारी नहीं कहता, कंपनी कहता है, कोई दिक्कत। इसके बाद अब कंपनी विविध नियम, अब कंपनी का जो नियम है, एक अलग से नियम आया 2014 के नियम 10 के अंतर्गत अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 50। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 464 बोलता है अधिकतम कितने, 100, लेकिन कंपनी नियम क्या बोलता है 14 के अनुसार 50। तो अधिकतम सदस्य के बारे में कोई कुछ कहा नहीं है, तो जब भी कोई पूछेगा तो यही आप लिख के आ जाइएगा, ठीक है। तो अधिकतम के बारे में कुछ नहीं है, मिनिमम 2, मैक्सिमम पता नहीं कितने भी हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार 100 हो सकते हैं, कंपनी नियम के अनुसार कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। लेकिन बैंकिंग व्यवसाय की दशा में, बैंकिंग व्यवसाय समझते हो तुम लोग, क्या होता है बैंकिंग व्यवसाय, समझते हो बैंकिंग व्यवसाय? देखो ये दोनों मिलकर व्यापार कर रहे हैं, सपोज कैसा व्यापार कर रहे हैं, जैसे मैं बोला था व्यापार कर रहे हैं, कैसा दिमाग में व्यापार आया आप लोगों के, आटा दाल चावल का व्यापार करता होगा, कपड़े का व्यापार कर रहा है, ये नॉर्मल व्यापार है, परंपरागत व्यापार है, ट्रेडिशनल व्यापार है, समझ में आ गया। बैंकिंग व्यापार का मतलब है कि बैंक खोलते, बैंक भी तो एक तरह का व्यापार है, हाँ बैंक भी एक तरह का व्यापार है, प्राइवेट बैंक नहीं देखे हो तुम लोग, वो भी तो एक प्रकार का व्यापार है। सर बैंक कैसे व्यापार है सर? बैंक क्या करता है, बैंक लोगों से, पब्लिक से क्या बोलता है, 100 रुपये जमा करो मेरे पास, बोलता है कि नहीं बोलता है, तुम मेरे पास 100 रुपये जमा करो, मैं तुमको ब्याज दूंगा कितना %, 10%, ऐसे करके कितने सारे लोग से पैसा जमा नहीं करा लेता, खूब सारा पैसा जमा करा लिया बैंक। अब इस पैसे को क्या करता है, कहीं और जगह में इन्वेस्ट कर देता है, किसी बड़े बैंक को दे देता है, तो वहाँ से उसको 12% इंटरेस्ट मिलता है। कितना ब्याज मिला, 12%। तो देखो पैसा लिया लोगों से और उनको वादा किया 10% दूंगा, और उसी पैसे को उठा के किसी बड़े बैंक के पास जमा कर दिया, वहाँ से 12% ले लिया, ठीक, कितना % कमाया, 2%, उसका लाभ है। तो बैंक भी एक तरह का व्यापार है बॉस, बैंक भी क्या है, एक तरह का व्यापार होता है, तो बैंक भी एक तरह का व्यापार होता है। तो वही बोल रहा है कि बैंकिंग व्यवसाय, अगर साझेदारी चल रही है और बैंकिंग व्यवसाय उन लोग अगर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य होंगे, अधिकतम 10 सदस्य होंगे, इसका कंफर्म है। अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 10 ही सदस्य होंगे, ऑल राइट, ठीक है। तो ये होंगे अधिकतम 10 सदस्य। अब देखो इसके बाद अगला होता है अनुबंध, चलो तो हो गया अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में। अब बात आती है अनुबंध या समझौता के बारे में। किसके बारे में बात आती है, अनुबंध या समझौता। तो देखो रूल है कि इनके बीच में, साझेदारों के बीच में संबंध होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। या तो ये लिखित भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। मतलब लिखित भी हो सकता है, लिखित में भी रहे, या फिर कैसे रहे, मौखिक भी रहे, चलेगा। लेकिन ज़्यादा बेटर आप लोगों को क्या लगता है, लिखित ज़्यादा बेटर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होता है वैध व्यवसाय। साझेदारी तो चलेगी, लेकिन व्यवसाय क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। वैध मतलब कानूनन मान्य होना चाहिए, अवैध नहीं है। स्मगलिंग कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं जिसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है, पाबंदी लगा रखा है। बोले हथियारों का तस्करी कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, तो ये सब कैसा व्यापार हो गया भैया, इलीगल हो गया ना। वैध व्यापार करना है। लाभ विभाजन अनुपात, कैसा अनुपात, जब ये लोग लाभ विभाजन करेंगे तो कौन सा अनुपात होगा, कैसे कैसे बांटेंगे, 50-50% बांटेंगे, कोई ज़्यादा लेगा कोई कम लेगा, वो उनका मैटर है, वो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है प्रत्येक साझेदार का फर्म का प्रतिनिधि। हर एक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि होगा। क्या होगा, इसका मतलब समझते हो प्रतिनिधि मतलब ये है कि देखो ये साझेदार है, मान लो इनका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी है। देखो अब जैसे मान लो ये फर्म चल रहा है, व्यापार चल रहा है। अब मान लीजिए किसी प्रकार का इस व्यापार को किसी ग्राहक ने कोर्ट केस किया, कोई ग्राहक है उसने क्या किया, इस पर कोर्ट केस किया इसके ऊपर, व्यापार के ऊपर, भाई तुमने माल का क्वालिटी सही नहीं था, मेरे को मेरा पैसा वापस दो। कोर्ट केस किया। अब कोर्ट में तो व्यापार को जाना पड़ेगा, तो व्यापार तो चल के कोर्ट के पास नहीं जाएगा ना, कटघरे में कौन खड़ा होगा, वहाँ पे मालिक खड़ा होगा, तो ये प्रतिनिधि है। यानी जहाँ भी जाएगा व्यापार को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। चाहे माल खरीदने जाए, माल बेचने जाए, कुछ भी करे, किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्यापार को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया बात, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों असीमित दायित्व। कैसा दायित्व, अच्छा असीमित दायित्व मतलब क्या हुआ, देखो
असीमित दायित्व का मतलब क्या है देखिए समझना। जैसे मान लीजिए ये आपका व्यापार है, ठीक है, ये आपका व्यापार है और इस व्यापार में कुल मिला के सपोज 10 लाख रुपए की संपत्ति है। कितने की संपत्ति है? 10 लाख रुपए की संपत्ति है और दायित्व मान लीजिए 9 लाख रुपए का दायित्व है, ठीक है। इस व्यापार में दायित्व कितने के हैं? मतलब कर्ज आपने 9 लाख ले रखा है, जबकि संपत्ति कितने के हैं? 10 लाख रुपए की संपत्ति है, ठीक है। ये आपकी निजी संपत्ति है, ये आपकी क्या है? निजी संपत्ति। वो व्यापार है आपका, घर, ये आपका घर है। निजी संपत्ति मतलब क्या है? ये आपका घर है। घर में आपके पास पड़ा हुआ सब संपत्ति मिला के आपके घर में 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 15 लाख रुपए, ठीक है। व्यापार के सामने बोर्ड लगा है सीमित। क्या लगा है? सीमित। बोर्ड लगा है, क्या लगा? सीमित। सीमित का मतलब प्राइवेट लिमिटेड, सुनो ना कई बार, प्राइवेट, कई व्यापार में नहीं, फलाना फलाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड मतलब, प्राइवेट मतलब निजी और लिमिटेड मतलब सीमित। तो बोर्ड लगा है सीमित का, लिमिटेड वर्ड का बोर्ड लगा है, ठीक है, लिमिटेड वाला बोर्ड लगा है। अब व्यापार को मान लो हम लोग को बेचना है या बंद कर रहे हैं व्यापार को। व्यापार को बंद कैसे करते हैं? जितनी भी संपत्ति सबको बेचो और अपने दायित्व को क्या कर दो? क्लियर कर दो। तो तुमने संपत्ति को बेचा, सपोज 10 लाख की संपत्ति थी। अब जरूरी थोड़ी ना जितने की संपत्ति उतने ही मिले। मान लो 10 लाख की संपत्ति को मार्केट में तुमने बेचा, 7 लाख रुपए वसूल हुआ। कितना वसूल हुआ? 7 लाख। दायित्व कितना है? 7 लाख चुकाए, अभी कितना बचा चुकाने को? 2 लाख चुकाने को बचा है। कैसे करें? घर से चुकाएंगे सर, घर आके घर से लेके जाएं? नहीं, वहाँ बोर्ड क्या लिखा है? सीमित। मतलब 2 लाख रुपए के जो दायित्व है वो आपके घर तक नहीं पहुँचेंगे पैसा मांगने के लिए। जो 2 लाख आप चुका नहीं पाए वो घर नहीं पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक बॉर्डर खींचा गया। क्या? कि वहाँ पे सीमित बोर्ड लगा। सीमित का मतलब ये होता है कि व्यापार के संपत्ति को बेचकर जितना पैसा वसूल होगा उतना ही पैसा, जितना पैसा वसूल होगा उतना देंगे, उसके बाद नहीं दे पाएंगे तो जो व्यापार के कर्जदार हैं, लेनदार हैं, वो लोग घर व्यापारी के मालिक के घर की तरफ नहीं आएंगे, उनकी निजी संपत्ति इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सीमित बोर्ड लगा है। कौन सा बोर्ड लगा है? सीमित का बोर्ड लगा। समझ में आ गया? लेकिन उसी जगह अगर वहाँ बोर्ड किसका लगा है? असीमित का बोर्ड लगा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कल को व्यापार का संपत्ति बेचे, मान लो 7 लाख वसूल हुआ, कितना देना है? 9 देना है ना। 7 दिए, बचा कितना? 2 लाख। अब 2 लाख कहाँ से दोगे? अपने घर से दोगे। मतलब तब तक पैसा देना है जब तक कि कर्जा पूरा ना हो जाए, यानी इसमें आपका घर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो साझेदारी में क्या होता है? दायित्व सीमित होता है कि असीमित? असीमित। असीमित का मतलब है कि कल को अगर व्यापार का कर्जा चुकाने की बारी आएगी तो व्यापार को बेच बाच के जितना मिलेगा तो कर्जा चुकाएंगे, अगर कम पड़ेगा तो मैं घर के भी पैसा क्या कर दो? लगा दो। मतलब पूंजी कल को कम पड़ेगा तो मैं घर से भी पैसा क्या करोगे? आप लगाओगे। आया बात समझ में कि नहीं? इसको बोलते हैं असीमित दायित्व। क्लियर? अब बात आता है व्यापार का संचालन। तो व्यापार का संचालन का क्या रूल है? व्यापार का संचालन साझेदार, एक साझेदार करेगा, सब मिलकर करेंगे, लेकिन व्यापार का संचालन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साझेदार लोग व्यापार में पूंजी लगा दी और कोई मैनेजर को बैठा दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया बात? ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला है पूंजी की अनिवार्यता नहीं। जैसा कि हमने बोला कि साझेदार बनना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे यार पूंजी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। साझेदारी अधिनियम कहता है कि अगर साझेदार बनना है तो वहाँ पूंजी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं पूंजी लगाने की आवश्यकता? पूंजी लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो आप, मतलब अगर कोई साझेदार के पास अलग से कुछ स्किल है, कुछ दिमाग है, कुछ अलग उसको कुशलता है, सपोज वो कुछ अलग ही उसके अंदर में कुछ टैलेंट है, जैसे सीए है वो, अब वो सीए है, साझेदार एक साझेदार सीए है, तो बोले ठीक है भाई, तेरे को पूंजी लगाने की जरूरत नहीं, तू खाली अपना श्रम दे दे, आके हमारा ऑडिट वगैरह कर दिया कर, तू साझेदार है, जो भी लाभ होगा हम तेरे को क्या कर देंगे? दे देंगे। ठीक है। कोई अच्छा कोई गुण है तो अलग चीज़ है भाई। जैसे मान लीजिए सलमान खान को हमने क्या कर लिया? साझेदार बना लिया, तो उसमें एक गुण है ना। भले वो पूंजी मत लगा भाई, तेरा नाम ही काफ़ी है, ग्राहक सुन के आएंगे भाई इसका व्यापार का मालिक है, आएंगे लोग, है ना। तो ये हुआ गुण। तो पूंजी की अनिवार्यता यहाँ पे नहीं होती। तो ये साझेदारी की विशेषताएँ थी। तो आज हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में क्या देखा हम लोगों ने कि साझेदार क्या होता है, साझेदार के आशय क्या देखे, परिभाषा देखे और विशेषताएं देखी। ठीक है। बाकी की थ्योरिकल बातें अपन कल के क्लास में करेंगे। 2 क्लास अपन का थ्योरी रहेगा, आज का क्लास और कल का क्लास। परसों से अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेंगे। ओके, चलिए तो आज नोट कर लेंगे इसको, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।